आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और स्काइप पे हैं ज़रार खोड़ो। आज सपहर से इसराइली मीडिया के हवाले से ख़बरें हम तक आना शुरू हुई कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कल यानी इतवार को सऊदी शहर न्योम का खुफिया दौरा किया और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में मुलाकात की। इसराइली अखबार हैरेट्स बड़ा ज़िम्मेदार अखबार है। इसके अलावा एक नशरियाती इदारा कैन और दीगर खबरी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुसाद के सरबरा यूसी कोहन भी उस निजी तैयारे में सवार थे जो कल शाम न्यूम पहुंचा और चंद घंटे गुजारने के बाद ये तैयारा वापस आ गया। इसराइली हुकूमत और अमरीकी हुकूमत के ज़राए ताहाल इस मुलाकात की ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। अलबत्ता सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक दिन बाद खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली हुक्काम के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता वली अहद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से ज़रूर मुलाकात हुई जिसमें सिर्फ सऊदी और अमरीकी हुक्काम मौजूद थे। ये मुलाकात हुई या नहीं हुई या आइंदा होगी, इस बारे में आज से नहीं पिछले एक बरस से अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें बांधी जा रही हैं। बिलखुसूस पिछले 4 माह के दौरान जो हमसाया ममालिक हैं सऊदी अरब के, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है और बहरैन है और फिर सूडान, वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और सऊदी अरब की खामोश हिमायत इन तीनों ममालिक को हासिल रही है बज़ाहिर। लेकिन सऊदी अरब की जो सरकारी पोजीशन है वो 1982 और 2002 की जो अमन तजावीज़ थी किंग फहद की और फिर किंग अब्दुल्ला की, कि अगर इसराइल 1967 में जो इलाके कब्ज़ा किए गए हैं उन्हें छोड़ के अपनी ओरिजिनल सरहदों में वापस चला जाए तो फिर पूरी मुस्लिम दुनिया उसके साथ सिफारती ताल्लुकात उस्तवार कर सकती है। ये 2 महीने पहले जब यूएई और सूडान और बहरीन ने किया था तो फिर उस वक्त भी सऊदी अरब ने कहा था ऑफिशियल पोजीशन यही आज के दिन तक यही है। लेकिन इसराइल के बारे में जो सऊदी अरब का रियासती नज़रिया और इक़दामात हैं अंदरून मुल्क, वो बतदरीज कुछ और बता रहे हैं। मसलन इस साल फरवरी में शाह सलमान ने, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, रियाज में अपने महल में यरूशलेम के यहूदी राहिब हैं डेविड रोजन, उनका इस्तकबाल किया, उनकी पजीराई की। उसके बाद मोतमर आलम इस्लामी, आपको पता है सऊदी बेस्ड तंजीम है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अल ईसा जो एक साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। उन्होंने पोलैंड में नाजी जो कैंप था ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप, उसका दौरा किया। उसके बाद न्यूयॉर्क में अमेरिकन जूइश कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को एंटी सेमिटिज़म और इस्लामिक से नजात पाने की ज़रूरत है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज आई है वो 5 सितंबर को देखी गई, जब इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो हमेशा अपने दुआ में यहूदियों से फ़लस्तीन को निजात दिलाने की दुआ मांगते चले आ रहे थे, मगर उन्होंने पहली बार अपने खुतबे में फरमाया कि अहले यहूद के बारे में हमें गैर ज़रूरी जज्बातियत से इज्तनाब करना चाहिए। हमसायों से एहसन तरीक़े से पेश आना इस्लाम की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। और ये खुतबा सरकारी टेलीविज़न पे दिखाया गया। टीवी पे जो सऊदी टीवी पे जो ड्रामे नशर हो रहे हैं उसमें जो यहूदी किरदार थे माजी के बरक्स के हमेशा मनफी कैरेक्टराइजेशन होती थी, अब वो कैरेक्टराइजेशन ग्रेजुअली चेंज हो रही है। सिलेबस पे भी जो है चेंजेस लाई जा रही हैं। ज़रार खोड़ो जो हैं वो भी हालात पे नज़र रखे हुए हैं। ज़रार दाग देलवी का एक शेर है कि राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आज तरदीद है तो कल हो सकता है तस्दीक भी हो जाए। मैं तुमसे, और ज़ाहिर है तुम बहुत सारी बातें करोगे, मैं तुमसे इसका भी जवाब चाहूँगा कि सऊदी अरब जो है ऑब्वियस चीज़ें कर रहा है लेकिन रस्मन तस्लीम करने से आज के दिन तक हिचकिचा रहा है। और ये कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो इलेक्शन हारने के बावजूद इतने पुरजोश क्यों हैं?
हाँ, गुड क्वेश्चंस। अच्छा, पहले मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। ये जो मुलाकातों की खबर है, इसमें एक और मजीद माइनर सी ट्विस्ट है, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि जी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक सीनियर सऊदी एडवाइजर को कोट किया गया, जिसने कहा कि जी बिल्कुल हुई थी, और वहां पर हमने दो चीजों पर बात हुई थी। एक तो हमारी आपस में जो नॉर्मलाइजेशन चल रही है सऊदी अरेबिया और इजराइल की, और दूसरा हमने ईरान पर बात की, तो ये भी हुआ था। अच्छा, अब जहां तक ये बड़ी मैं एक मजेदार बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां तक ये जो खबर है ना, अब मतलब हम क्यों मान रहे हैं कि नेतन्याहू वहां गया था? ठीक है, कोई फ्लाइट गई थी, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि ये जो जेट है बिज जेट T7CPX, ठीक है, कुछ घंटों के लिए वहां पर खड़ा हुआ, फिर वापस आ गया। ये वही प्राइवेट प्लेन कंपनी है, और इनफैक्ट वही प्राइवेट प्लेन है जो बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन से मिलने में इस्तेमाल किया है। और इनफैक्ट जब व्हाइट हाउस जाना था ये नॉर्मलाइजेशन, ये जो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, तो नेतन्याहू का पहला इरादा यही था कि वो यही फ्लाइट इस्तेमाल करे, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं यार, आप मतलब हमारा PIA क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो जो उनका जो PI है एल लाल, वो इस्तेमाल हुआ। तो ये तैयारा उनके इस्राएली मलिक रियाज का था बेसिकली, उनके जो बिजनेसमैन दोस्त यही कहा ना यार कि तू मतलब वजीर आजम है यार, अपनी फ्लाइट में जा, किसी और की फ्लाइट में क्यों जा रहे? एनीवे, बी दैट एज इट मे, सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन, अभी वसत आपने पूरी स्टोरी बताई है, काफी टाइम से चल रही है, वो ओपनली मान नहीं रहे। क्यों? अब इसमें एक इंटरेस्टिंग दो तीन बातें हैं। एक तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि पहले जो उनकी सोच थी वो ये थी कि UAE ने ये हमारा एक तरह से स्टील कर ली है ये चीज। अब अगर हम नॉर्मलाइज करेंगे तो लगेंगे कि हम UAE के नंबर 2 पर आ रहे हैं, हालांकि हम बड़े भाई हैं। मेरी नजर में एक जो बहुत बड़ी वजह है कि देखिए, ये है ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज। अक्सर आपको पता नहीं लगता, या कम से कम हमें नहीं पता लगता कि अंदर सोसाइटी में क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जाती है वो इंटायरली मैनेज्ड होती है। अब जब दहाइयों से आप गालियां दे रहे थे इजराइल को और ये यहूदियों को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एक उनका अपना भी पब्लिक सेंटिमेंट का बैकलैश मेरा ख्याल है कि उनको कंसिडर करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है वो ही कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए सऊदी अरब का जो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं वो ये है कि यार आप सब तस्लीम कर लो, हम बाद में आके शायद तस्लीम करेंगे, और वो भी अगर कोई फेस सेविंग किस्म की चीज हमें मिल जाए, ताकि हम अपने लोगों को भी बता सके। क्योंकि बिल्कुल माना के मोनार्की है, माना के ऑटोक्रेसी है, स्टेट कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल भी एक हद तक होता है। जब चीजें फटती हैं तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो सऊदी अरेबिया के लिए भी ये क्रूशियल है कि वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को भी मैनेज करें, जो जैसे आपने भी बताया, वो ड्रामों की बातें, खुतबे की बातें, वो धीरे धीरे करते जा रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। सवाल अच्छा, एक मिनट, इससे पहले कि तुम दूसरे सवाल पे आओ, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। तुमने कहा बड़े भाई का किरदार है, तो छोटे भाई ने चूंकि तस्लीम कर लिया, फिर ऐसा लगेगा कि बड़ा भाई उसे फॉलो कर रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़े भाई की रजामंदी से ही छोटे भाइयों ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नंबर 2, जो सबसे सेंसिटिव चीज है, जो UAE के साथ मसला नहीं है, जो बहरीन के साथ मसला नहीं है, सूडान के साथ, किसी मुल्क के साथ मसला नहीं, सऊदी अरब के साथ है, वो है कस्टोडियन ऑफ 2 होली साइट्स। ये सिर्फ जो है सऊदी अरब का मामला नहीं, पूरे आलम इस्लाम का मामला है। इस लिहाज से सऊदी अरब की एक एक्सक्लूसिव चीज है। अब आपको याद होगा कि माजी में ईरान और टर्की, शिया एक मुल्क और सुन्नी मुल्क, वो चैलेंज कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि ये इस काबिल नहीं है, इनको जो है ये होली साइट जो है ये इनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए, इनको ओपन और एक बोर्ड या इस्लामिक जो भी सिस्टम है, स्ट्रक्चर बना के उसके तहत इसका इंतजाम हो। तो अब अगर इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम करता है, जिसकी के एक रूहानी हैसियत भी है सुन्नी मुसलमान दुनिया में, तो वो भी उसके पेशे नज़र है कि उसके पीछे जो हैं तुर्की जैसे और ईरान जैसे ममालिक हैं, उनके पास तो एक बहुत बड़ा हथियार आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, स्टेक्स सऊदी अरब के लिए स्टेक्स जितनी हाई है वो किसी के लिए नहीं है, आई थिंक इस पूरे सिलसिले में। अब देखिए, अब लेकिन एक और मसला भी आ जाता है अब कि टाइम क्लॉक इज ऑल्सो टिकिंग।
ये तीन, अब इसके लिए क्लॉक क्यों टिक कर रही है, इसके लिए हमें तो 2-3 चीजें देखनी होंगी कि क्यों ये इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो क्योंकि आपने टर्की को थोड़ा सा कंटेन करना है, दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद इनके लिए कि ईरान को आपने कंटेन करना है, थर्ड अपने लिए भी आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए अपने तख्त को बचाने के लिए, और रीजनली इजराइल वो एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी साबित हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ट्रंप के साथ तो आपकी पपियां जपियां थी, आपने बड़ा खुश किया ट्रंप को, वो दुनिया के ग्लोब के ऊपर सबने साथ खड़े होकर अपने हाथ भी रखे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब ट्रंप का टाइम खत्म हो रहा है। अगला जो बंदा आ रहा है वो है बाइडेन। के आने के बाद जो जमाल खशोगी का मसला है वो जाहिर है उस तरह नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो बयान दे चुके हैं, तो शायद वो भी उठे। वो मसला छोटा नहीं है यूएस के अंदर। और तो वो इसीलिए ये अपनी रीजनल अलायंस की नेटवर्क तकड़ा करना चाह रहे हैं। अब मसला क्या आता है कि हम क्या करें, हम क्या करें। इसीलिए हम यहाँ वक्फा ले लेते हैं और सोच के आते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि बातें यहाँ पर भी अचानक इसराइल शुरू हो गया है। कज़िया क्या है, हमें सबसे पहले तो घबराना नहीं है और वक्फा लेना है। वेलकम बैक। अब मसला ये है कि जो हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त हैं, सऊदी अरब है या खलीजी रियासतें हैं, जिन पे हमारी बहुत हद तक रोज़ी रोटी, सफारती ताल्लुकात, इकॉनमी सबका दारोमदार है, एक रिवायती इस्लामी भाईचारा है, हमारे वो भाई हैं, हम ये कहते हुए नहीं थकते, वो तो अपने तौर पे हमसे पूछे बगैर एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन के तौर पे अपनी पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं। हमें इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि ख़ुद को इस्लाम का किला समझता है, हर हुकूमत यही कहती है, वाहिद न्यूक्लियर पावर भी है, सब कुछ है और सबसे ताकतवर फ़ौज भी है, एक इलाक़ाई क़ुव्वत भी है, ये इस वक्त क्या करे हमारे साथ। मुझे ये लगता है कि ट्रेजेडी नहीं, सॉरी, हमारे साथ हमारी जो तरबियत हुई है, या मुझसे पहले की नस्ल की या उससे पहले की नस्ल की पिछले 76 साल में हमें ये सिखाया गया शऊर की आंख संभालते ही कि देखो फ़लस्तीनी मज़लूम है, और विच इज़ 100% राइट कि एक उनकी ज़मीन गसब हुई है और उन पे जुल्म हुआ है। बल्कि ज़ाती तौर पे मेरे अंदर कभी कभी ऐसा लगता है कि कश्मीर से ज़्यादा मुझे फ़लस्तीन के बारे में मेरे अंदर एक खून जो है वो उबल पड़ता है, जो उनके साथ हो रहा है। ये एक सूरत है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर कल इमरान खान किसी भी वजह से ऐलान करते हैं जी हम भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो ये जो 76 साल में 4-5 नस्लों को पकाया गया कि इसराइल ये, इसराइल वो और फ़लस्तीनी हमारे, ये यू टर्न इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। 22 करोड़ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी जो टेक्निकल मसला है मेरे हिसाब से वो ये है कि कश्मीर जो है हम समझते हैं कि उस पर भारत का गासिबाना कब्ज़ा है। फ़लस्तीन के बारे में हम ये समझते हैं कि इस पर इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है। अगर कल हम आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर अखलाकी जवाज़ कश्मीरियों के लिए क्या बचेगा कि भाई अपने एक गासिब को तस्लीम कर लिया है तो बाकी जो गासिब है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में। अच्छा, ये सिर्फ मेरा खदशा नहीं, इमरान खान ने 19 अगस्त को द न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था, ये अपना इसको इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, दुनिया न्यूज़ को, सॉरी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारा मौक़िफ़ इसराइल के बारे में वही है जो जिना का मौक़िफ़ है। अगर हमने फ़लस्तीन की काज तर्क किया तो हमें फिर कश्मीरी काज भी तर्क करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी कोई 4-5 दिन पहले मिडल ईस्ट आई ने एक ख़बर दी कि इमरान खान ने ये कहा है कि हम पे बहुत प्रेशर है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, मगर उन्होंने मुल्कों का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियस था कि किसकी जानिब से प्रेशर हो सकता है। फिलहाल प्लान नहीं है। अच्छा, ये तो अभी इस साल बात चली और जाहिर है महीनों से चल रही होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी माजी में मुशर्रफ के दौर में जो हुआ था मुशर्रफ का दौर पहला दौर था जिसमें खुल के किसी हुकूमत ने ट्राई की सीरियसली
वो खुर्शीद महमूद कसूरी और इसराइली वज़ीर ख़ारजा सलमान शलोम की एक बड़ी तारीखी तस्वीर है इस्तांबुल की, सितंबर 2005 की, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके 10 दिन बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान, उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन जूइश कमेटी से खिताब करते हुए एक जुमला कहा जो हर पाकिस्तानी हुक्मरान की रुकावट है कि जी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो राय आमा है वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये की पॉइंट था उस पूरी तकरीर। अब आ जाए फास्ट फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है या मौक़िफ़ है वो ये नहीं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए। कौन तस्लीम करेगा इतनी बड़ी रायामा को रेजिस्ट करते हुए, ये है प्रॉब्लम। देखिए मसला ये है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है और पिछले साल से हो रही है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें जर्नलिस्टों को बुला करके कहा गया कि आप इस चीज़ के बारे में बात करें और कम से कम एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करें कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर सही हो जाते हैं तो उसमें क्या बुराई होगी या उसमें क्या नुकसान होगा। लेकिन मसला यहाँ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बैकग्राउंड में तो ये चीज़ें कर सकती है, उनको एक सिविलियन फेस तो बाहर तो चाहिए ना। सिविलियन फेस तो फैजाबाद का धरना नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो इस पे रेजिस्टेंस कहाँ से बर्दाश्त करेगा। तो इसीलिए जब इमरान खान ये कह रहे हैं कि पहले हमें अपने पैरों पर खड़े हो लेने दीजिए फिर हम ये बात कर सकते हैं। ये तो गल्फ के लिए कह रहे हैं। नहीं, गल्फ के लिए कह रहे हैं ना। इसका मतलब है कि फौरी जाहिर है पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। एक फिजा प्लान रिएक्शन का देखिए ना, मसला रिएक्शन एक इसराइल को जिसको आपने 70 साल में या कम से कम पिछले 50 सालों में एक विलन के तौर पे आपने पेश किया हो, रियासत की पॉलिसी ये हो, उसके अलावा तमाम सारी की सारी आपकी जमातों का एक मौक़िफ़ उस साइड पे हो कि भाई हाँ फ़लस्तीनियों के साथ गलत हुआ, जुल्म हुआ, और पाकिस्तान ने डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रीजन आपने इंडिया ने देखा, इंडिया ने अपनी पॉलिसी तब्दील की और दूसरों ने ये तो बात अभी हम कर रहे थे ना। ज़रार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखो, दुश्मन को ज़ेर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसे दुश्मनी करके मार दिया जाए या नुकसान पहुँचाया जाए, दूसरा ये है कि उसे दोस्ती करके मार दिया जाए। नहीं, देखें मारने की बात कौन कर रहा है। सबसे पहले देखें बहुत पहलू हैं, तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन की बात और राय आमा की बात, और ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है आपके सामने। टू बी फ्रैंक, अगर मुशर्रफ जो एक फौजी आमिर था, ठीक है, जिसके पास उतना कंट्रोल था जितना किसी भी बंदे के पास हो सकता है इस रियासत पर, इस रियासत के हर इदारे पर, वो नहीं कर सका, तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बहुत मुश्किल है। और खास तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए अगर उसने ऐसी कोई बात अपने मुंह से ही कर दी तो सारे कहेंगे कि सर हम तो डे 1 से बोल देते कि यार यहूदी एजेंट है। हाँ, मौलाना फजल रहमान की तो ईद हो जाएगी है, वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लुट नहीं पा रहा होगा कि जी मैं तो बोल ही रहा था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इस बंदे को यहाँ पर प्लेस ही इसलिए किया है ताकि ये काम कर सके। अच्छा, जरा एक ब्रेक लेना है, वो न्यूज़ का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आकर के हम इसी बहस को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अब इजराइल के बारे में, और सवाल ये है कि क्या कोई पाकिस्तानी हुकूमत इजराइल को तस्लीम कर सकती है, और अगर करेगी भी सही तो क्यों करेगी। अच्छा, पहले तो कर सकती है या नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी करेगा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो या जो भी हो, उसके खिलाफ सड़कों में लाखों लोग निकलेंगे, उसके गालियां, 1000 गालियां पड़ेंगी, उसके पुतलों को जलाया जाएगा, बैनर फाड़े जाएंगे और कहेंगे कि जब ये बंदा तो यहूदी एजेंट है। अच्छा, अब अगर आप एक काउंटर आर्गुमेंट देना चाहें कि जी जो दीनी जमातें रोड पर निकल सकती हैं उनके ऊपर भी सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, तो वो अब कदरन कम हो गया है, और पहले तो उनको अपनी लोकल पोजीशन तकड़ी करनी पड़ेगी, चाहे उनको उनकी सऊदी अरेबिया के साथ जो भी ताल्लुकात हों। दूसरी बात है कि जो बरेलवी आपकी जो अब पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन पर तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, और इनफैक्ट अभी खादिम रिजवी साहब के गुजर जाने के बाद उनके बेटे ने जो टीएलपी को संभाला है, तो उसके लिए तो ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आपको एक ऐसा एक क्या कहते हैं इशू मिल जाएगा जिसके इर्द गिर्द आप अपनी पूरी पार्टी जमा सकते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज के, और अच्छा बाय द वे कि आप जो बात कर रहे थे अभी मुबशिर के एस्टैब्लिशमेंट की ये थिंकिंग है, एक ये भी सोच है कि ये जो बैकलैश है इस पॉइंट पर, इसको आप काबू नहीं कर सकेंगे तो इट कुड बिकम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अच्छा, दूसरी बात कि क्यों, मतलब क्या मसला क्या है, हमें हम तस्लीम करें ना तस्लीम करें, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है, हम क्या पाएंगे और हम क्या खोएंगे। अच्छा, एक तो जाहिर है कि अभी आपके ऊपर यूएई और सऊदी अरेबिया का बहुत प्रेशर है, और पिछले चंद सालों में हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं इन दो मुल्कों के साथ, जो मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान के लिए अहम ममालिक हैं, वो हमारी रिलेशनशिप्स खराब से खराब ही होती जा रही हैं। कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं हेल्प कर सकते थे, कि जैसे आपको याद है पिछले दौर में हमारे पास बहुत प्रेशर था कि आप यमन अपनी फौजें भेजें, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमने वो प्रेशर रेजिस्ट किया। अच्छा, लेकिन यहां से तर्क ताल्लुकात भी शुरू हो गए, तो बिल्कुल MBS आए पाकिस्तान, कुछ चीजें साइन भी हुई, लेकिन फिर वो एज सच डिलीवर नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं कि यूएई ने अपनी वीजा की भी पॉलिसी थोड़ी सी टाइटन की, और पाकिस्तान उन 12 मुल्कों में है जहां पर वो कह रहे हैं कि जी ये कोरोना की वजह से है, लेकिन सिग्निफिकेंटली इंडिया उस लिस्ट में नहीं है। दूसरी बात है कि कुछ अब रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी डिस्टर्बिंग है कि पाकिस्तानी जो रेजिडेंट्स हैं यूएई में, शायद उन पर और भी कुछ प्रेशर्स डाले जा रहे हैं और पाबंदियां डाली जा रही हैं। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस। फिर जो एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि अगर आप इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, अगर आप अपनी ताल्लुकात उनके साथ बहाल कर देंगे, तो यहाँ पर भारत का पत्ता थोड़ा सा कटेगा, क्योंकि ये काफ़ी डॉक्यूमेंटेड है जो इंडो इजरायली कोलैबोरेशन हो रही है, और काफ़ी हद तक ये भी एक खदशा है कि वो एक एंटी पाकिस्तान फोकस है इन दोनों ममालिक का। तो अगर आप उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें तो शायद ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चला जाएगा, क्योंकि इजरायली भी बड़े तेज हैं और वो डबल गेम क्या ट्रिपल क्वाड्रुपल गेम खेलते हैं। फाइनली जो इशू आता है वो है कि आपके पास फिर एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बैकडोर मौजूद होगा कि अगर यूएस आप पर बहुत प्रेशर डालेंगे, और शायद सऊदी अरेबिया की भी यही थिंकिंग है, तो कम से कम आप जाके इजराइल को कह सकते हैं कि यार भाई नहीं है, अब तो हमारी बातचीत भी चल रही है यार, तू ही जाके बड़े भाई से बात कर। तो ये तो बहुत वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि ये बहस के पाकिस्तान को इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहिए या नहीं, और अगर ऐसी अटैम्प्ट होती है तो उसके क्या रिपरकशन होंगे। वो सब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, वो इतनी मैच्योर कभी भी नहीं रही कि हमने जो है कभी बात छीन ली। देखो, अब तक तो हम दो कश्तियों में ना सिर्फ सवार रहे हैं बल्कि उन्हें बड़े खूबसूरती से मैनेज भी करते आए हैं ना। अब सूरत हाल खासी बदल गई है। ये जो जनरेशन है नए हुक्मरानों की खलीज में, सऊदी अरब हो या यूएई हो, जो पुराने दौर के जो हुक्मरान थे जिनके हमारे साथ ताल्लुकात डेवलप हुए थे और पाकिस्तान के साथ एक अलग ही केमिस्ट्री थी, वो ख़त्म हो चुकी है। एक नई जनरेशन आ चुकी है और वो बहुत प्रैग्मेटिक है। मसलन आप ये देखें कि पिछले जो हुक्मरान होते थे सऊदी अरब में या यूएई वगैरह में, एक तो स्ट्रेटेजिकली वो इतना उस तरह से नहीं था, तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उन पे उनकी डिपेंडेंस ज़्यादा थी, अस्करी इदारों के साथ ताउन बहुत था। अब वो अपने हक अपने तौर पे खुद, मसलन यूएई एक रीजनल पावर बन चुका है। आज़रबाईजान कहाँ, लीबिया कहाँ, यमन कहाँ, हर तरफ जो है उन्होंने अपने चक्कर चलाए हुए हैं। सऊदी अरब की भी यही सूरत हाल है। दूसरी बात ये कि जो हुक्मरानों की जो नई जनरेशन है ये प्योर प्रैग्मेटिक है। मसलन इंडिया अब इनकी फॉरेन पॉलिसी का महवर है। इंडिया सऊदी अरब का चौथा जो है तेल खरीदने वाला पार्टनर है। सबसे ज़्यादा जो तारिकीन वतन जो वर्कर्स हैं गल्फ में और सऊदी अरब में वो इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो एक प्योर इस्लामी भाईचारा, अच्छा दोनों ममालिक ने कभी भी हमसे पूछ के तो कोई फैसले नहीं किए, हमने अलबत्ता उनसे पूछ के हमेशा जो है फैसले किए हैं। लेकिन अब जो नई सूरत हाल है शायद उन्हें भी हमारी इतनी ज़रूरत नहीं रही। लिहाजा ये जो नया अलायंस सिस्टम बन रहा है, जैसे चाइना है, टर्की है, ईरान वगैरह, पाकिस्तान चाहे ना चाहे उन्हें उधर ही जाना पड़ेगा। आप अच्छा, जहाँ तक मसला है इसराइल को तस्लीम करने का,
एक वाहिद जो अड़चन है वो ये है कि उसके बाद फिर मैं अगर इनसे पूछूंगा कि भाई साहब फिर कश्मीर पे भारत का कब्जा कैसे नाजायज़ हो गया, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का उसका क्या जवाब होगा। सिर्फ ये एक अड़चन मुझे लग रही है। जरार दूसरा इस पे मैं एक पॉइंट मैं इस पे रेज करना चाह रहा हूं कि देखिए बिल्कुल मॉरली आप ये कह सकते हैं, लेकिन इखलाकियात से वैसे भी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं हासिल कर सकते। आई मीन कोई ये नहीं कहेगा कि ओहो तुम तो अपनी इखलाकी मौकफ से हट गए हो, अब मैं आपको कश्मीर पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। इखलाकी मौकफ था भी तो कब किसी ने कुछ सपोर्ट किया कि कश्मीर पे हमें, और अगर किया भी है तो वो लिप सर्विस ही होती है, जाहिर है उससे आगे कौन क्यों जाए हमारे लिए, राइट। कश्मीर के एक लीगल डिस्प्यूट है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसका एक अपना वजूद है। इजराइल और फलस्तीन का एक इशू, एक सेपरेट इशू है, बिल्कुल मॉरली आप उनके कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे कंपैरिजन बनती नहीं है। आप ये भी एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जी जिनजियांग और वीगस पे तो आप कोई एक जुमला नहीं निकलता ना आपके मुंह से, किसी से भी, हुकूमत से, मीडिया से, और उसकी भी एक वजह है कि आपकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस चीन के साथ है। आप बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, आपको क्या हासिल होगा। इसको भी आप उसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो एक अलग बात है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या बनते रहते हैं फिर आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूएई और सऊदी अरब के साथ ये जो डिस्कनेक्ट है इसको ब्रिज करना होगा, क्योंकि जैसे आप अभी बोल रहे थे वसत और मुबशिर, आप दोनों बोल रहे थे, उनको शायद हमारी जरूरत नहीं है लेकिन हमें तो है ना। और अगेन मैं आप रिवाइंड करके जाऊंगा, जो अभी इमरान खान वजीर आजम इमरान खान का क्लिप हमने चलाया है कि आप अपने पैर पर खड़े नहीं है, और जब तक आप नहीं है अपने पैरों पर खड़े तो आप जाहिर है आप और लोगों के महरूने मिन्नत रहेंगे हमेशा के लिए। तो दिस इज द डायलेमा। भी अब अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। देखो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी हमें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो अपने पैरों पे खड़ा होने की तरफ जाता है। इस रास्ते पे तो हम कयामत तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते जो हमने अब तक इख्तियार किया है। लेकिन वही बात है कि हम उस रास्ते, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें इंडो देखते हुए, जैसे इमरान खान ने कहा है कि अपनी इकॉनमी को आपने वो करना है पहले और इस काबिल बनाया। सऊदी अरब और वगैरह के लिए आसान ये है कि वहाँ एक तो ऑटोक्रेटिक रेजीम्स है, फिर उनके पास पैसा भी है, हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। हाँ, तो हमें वो एवेन्यूज़ तलाश करने होंगे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो गल्फ के रास्ते से ना गुजरे, वरना कोई चांस नहीं है। ये मुमकिन फिलहाल मेरे हक में ये बात जाती है, मैं और भी बातें कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ, मेरे हक में एक बात ही जाती है, वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इजाज़त ले लें। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।